नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। पीडीएस के तहत घटिया चावल वितरण पर शिवराज सरकार अब एक्शन के मोड में नजर आ रही है। सरकार ने चावल वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। वहीं सीएम के आदेश पर अब ईओडब्ल्यू ने जांच भी शुरू कर दी है। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। जल्द ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली जाएगी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि गोदामों में रखे चावल के सैंपल की एक बार फिर जांच होगी। सरकार ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक चावल वितरण नहीं होगा। वहीं वारासिवनी, लालबर्रा और खैरलांजी समेत अलग अलग जगह की करीब 18 राइस मिल को सील करने की कार्रवाई की गई है। आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं पीएमओ ने मामले में सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि यह चावल कांग्रेस साठगांठ करके कुछ लोग जो भी संबंधित पक्ष हो अच्छे चावल को बाहर भेज देते हैं और घटिया चावल आ जाता है राशन की दुकान पर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसकी ईओडब्ल्यू ठीक से जांच करें कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है तो उजागर होना चाहिए। किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करनी चाहिए। किसी भी हालत में ना हो। फिर अभी धान की खरीदी होगी, फिर मिलिंग होगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू करे, ठीक ढंग से अच्छे से करके डिटेल करके और फिर जो भी तथ्य उजागर होते हैं उसके आधार पर फिर उसमें कार्रवाई हो। दिन पहले दिल्ली से एक टीम आई हुई थी फूड डिपार्टमेंट से, जो कि राइस मिल्स और जो गोदाम है इसमें जो सरकारी मिलिंग होती है, कस्टम मिलिंग, इनके जो चावल रखे जाते हैं उनका सैंपल ले गया। सैंपल लेने के बाद इनकी रिपोर्ट जो आई तो इसमें अमानक रूप में जो चावल है इनके वो रिपोर्ट में आया। इसके बाद ऊपर से लेटर आया साहब के, कलेक्टर साहब के पास कि इन पर कार्रवाई की जाए। 5 जो हैं राइस मिलें वो वारासिवनी की हैं और 6 राइस मिलें अपने लालबर्रा की है और 2 राइस मिलें इसमें से खैरलांजी की है। क्योंकि उन्होंने जिस पत्र का संदर्भ दिया है उस पत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राइस मिल को सील करना है। राइस मिलर्स को ब्लैक लिस्ट करना है कि उसको चावल की मिलिंग के कार्य नहीं देने के लिए ब्लैक लिस्ट कहलाता है। जबकि राइस मिल को सील करना जो है उसमें कहीं नहीं लिखा गया। फिर भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो अभी राइस मिल सील हो गई है। अब हमारा जो मध्य प्रदेश चावल उद्योग संघ है, हम उसके स्तर पे अपनी जो है लड़ाई रखेंगे। गड़बड़ी पकड़ी हमारी सरकार ने, दिल्ली ने सस्पेंड मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है। 2-3 मिलों पे कार्रवाई कर दी। वो ट्वीट कर रहे हैं खरीदा किसने था चावल? कमलनाथ जी। अब आप कल्पना इससे करिए कि जितनी गरीब की योजनाएं थी संबल इनने बंद कर दी थी, हमने उसको चालू करा गरीब की योजना को। ये कुछ गरीब का इस तरह करते हैं इलाज कि मरहम भी लगाते हैं तो खंजर की नोक से। कोरोना महामारी में भी महाभ्रष्टाचार चल रहा है। जो चावल वितरित किए गए वो जानवर या भेड़ बकरी भी नहीं खा सकते, जिसका टेस्ट केंद्र सरकार ने कराया और 52 टेस्ट फेल हो गए। उसमें इतना खराब चावल था। ये इसका वितरण हुआ। वो लोग जो पैदल चल के जगह जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से लोग आए मजदूर, उन सबको ये दिया गया। और खास तौर से आदिवासी डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट, मतलब ये आदिवासियों की किस कदर करती है सरकार। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, इस मसले पर कार्रवाई जिस स्तर पर हो रही है उससे एक कदम आगे बढ़कर राजनीति चल रही है। क्या यही वजह है कि ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से ये मामला सामने आया है
और इसने राजनीतिक रंग ले लिया है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से जो राशन वितरण की प्रणाली है या फिर गरीबों को चावल देना हो, गेहूं देना हो, उसमें किस तरीके से गड़बड़ियां सामने आती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की शिकायतें आई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उन पर अगर एक्शन इस तरीके से जैसी अभी बातें हो रही हैं उतनी सख्ती से लिया जाता तो सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती आज के वो चावल जो जानवरों के खाने लायक था उसको आम गरीबों में बंटवा दिया गया। इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही के इंतहा आखिरकार और क्या हो सकती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हाँ, सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की, मुख्य सचिव उस बैठक में मौजूद थे, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर निर्देशित किया कि ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच करे और उसमें एफआईआर दर्ज करे, जरूरत पड़ती है अगर तो, और दोषियों के खिलाफ जिनके भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राजनीति तो अपनी जगह है और स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन निश्चित ही इस मामले में इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जो वाकई में एक नजीर बने और जो गरीबों के हक का दाना है, चाहे फिर वो चावल हो, गेहूं या दाल हो, उस पर कोई डाका डालने की इस तरीके से दोबारा से कोशिश ना करे। लेकिन शरद, यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश के जिस चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया लड़ाई कर रखे हो, केंद्र से लगातार मांग कर रखे हो, और अगर कोई उसमें अड़ंगा अड़ा रहा हो तो उससे डायरेक्ट वो बातचीत कर रखे हो, और उसी मध्य प्रदेश में अगर गरीबों को इस तरह से घटिया क्वालिटी का चावल खिलाया जा रहा हो तो फिर इसके पीछे कौन है? ये जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। कौन आखिर साग पर बट्टा लगाने का प्रयास कर रहा है? देखिए, दोनों ही विषय अलग हैं। जीआई टैग बासमती चावल का मिलना इस पूरे मामले से बिल्कुल अलहदा विषय है। राजनीतिक तौर पर उसको भले ही जोड़ा जा सकता है, कमेंटबाजी करने के लिए जोड़ा जा सकता है, लेकिन बासमती चावल को जीआई टैग मिलना एक बिल्कुल अलग विषय है। वो मध्य प्रदेश के किसानों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीबों के को जो चावल आता है, भले ही वो चावल बासमती ना हो, किसानों को जो गरीबों को दिया जाता है, लेकिन वो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उस चावल को वो गरीब खा सके। क्या जो जानवरों को चावल बांटा जाना है वो चावल बांट दिया जाएगा क्या? और निश्चित ही जो बात आपने कही है कि इसके जो कनेक्शन है वो निकालना बहुत जरूरी है। वो राइस मिलें, कहाँ से चावल सप्लाई हुआ, फिर वो अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करें, और फिर वो लोग जिन्होंने इस चावल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गरीबों के बीच में। तो एक लंबी चेन है जिसमें कहीं ना कहीं सिस्टम भी शामिल है, सरकारी जो सिस्टम है, तो उसके लोग भी निश्चित ही जद में आएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाइयां देखने को मिल भी रही हैं। तो दोनों अलग विषय हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिसके हक की जो बात है वो उसको कम से कम तो मिले। जानवरों का चावल तो इंसानों को न दिया जाए, इतना कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं होना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, इस साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही खबर है। दामखेड़ा में मकान गिरने के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कोलार थाने पहुंच चुके हैं। बिल्डर के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उनके द्वारा की गई है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार दिग्विजय सिंह एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे मामले को उजागर किया और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी, और आज वे थाने पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। लगातार बिल्डर्स के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ दिग्विजय सिंह इस तरह के मामले उठाते रखे हैं और एक बार फिर उन्होंने इस मामले को उजागर करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले गाय पर सियासत शुरू हो चुकी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गाय और गौशाला को लेकर कांग्रेस ने नहीं कोई काम किया। मनरेगा की राशि से गौशाला बनाने का ऐलान किया था। गौ तस्करी पर बीजेपी सरकार ने सख्त कानून बनाया। कांग्रेस ने पलटवार भी इस पर किया। मध्य प्रदेश में गौकसी ना हो, इसको लेकर भी हम लोगों ने सख्त कानून मध्य प्रदेश में बनाया था। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है, और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है। मुझे लगता
लगता है भूपेंद्र सिंह जी सिर्फ गाय पे राजनीति करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। कमलनाथ जी के राज में गौशालाएं बनी, हजारों गौशालाएं बनी, गाय के लिए सेवा का काम हुआ। और जो बजट हमने लगभग 16 रुपए गाय के ऊपर रखा था, 20 रुपए गाय पे, उसे 1 रुपए 60 पैसे करने का काम कर दिया। हम नहीं, ये बजट बोल रहा है गाय पे राजनीति बंद करो, थोड़ी सेवा गाय की करो। सिर्फ राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आई है और इनके लोग गो तस्करी का काम करते हैं। खबर जबलपुर से। ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सरकार कंफ्यूज है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन में विवाद हो रहा है। हाईकोर्ट तक अब यह मामला पहुंच चुका है। याचिका में अलग अलग आरक्षण नियमों पर सवाल उठाए गए हैं। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग हुई है। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। 31 जुलाई को एडमिशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उच्च शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था। किसी कोर्स में 14 तो किसी में 27% आरक्षण का प्रावधान अब इसमें नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में नेताओं के डोप टेस्ट की मांग तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले डोप टेस्ट कराने की मांग पूर्व मंत्री पीसी शर्मा करते हुए नजर आए हैं। खिलाड़ियों और अभिनेताओं के साथ नेताओं का भी डोप टेस्ट कराया जाना चाहिए। इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग ने अभिनेताओं के डोप टेस्ट की मांग उठाई थी और अब एक कदम आगे निकलते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नेताओं के डोप टेस्ट की मांग खड़ी कर दी है। जब से सुशांत का मामला आया है, ये मामले हम देख रहे हैं नेशनल टीवीज़ पे लगातार हत्या, आत्महत्या और ड्रग्स पे लगातार चर्चाएं चल रही हैं और सीबीआई के सामने भी पूरा मामला उलझा हुआ है आज की तारीख में। निश्चित तौर पर जो बात आई है कि जिस तरह से स्पोर्ट्समैन का ड्रग टेस्ट होता है, उसी तरह से अभिनेता का भी होना चाहिए और तो नेताओं का भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए ना। कराएं वो, सबसे पहले वो तो कराएं। तो कह रहे हैं कि जब चुनाव है तो चुनाव से पहले ये करना चाहिए। देखिए, पीसी शर्मा जी जब से सरकार गई है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो खेत की बात होती है, खलिहान पर पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम यह है वो हर मुद्दे की गंभीरता ख़त्म कर देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए कि उनकी बात का बहुत कॉन्ग्लिजेंस नहीं लेना चाहिए। खबर छतरपुर से। कोरोना से आज 4 लोगों की मौत हुई है। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 19 पहुंच चुका है। 540 मरीज रिकवर भी कर पाए हैं। छतरपुर में लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। छतरपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से आज 4 लोगों की जान चली गई। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए कुछ और खबरों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद के मेरे सहयोगी पुनीत। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसानों की और कांग्रेस की। बारिश और कीट प्रकोप से जो फसलों का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में मुआवजे की मांग को लेकर किसान कांग्रेस के साथ सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की अगुवाई में किसान बस स्टैंड पर जमा हुए, जहां से रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने ये पहुंचे। और इस रैली में बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, जो बारिश से खराब हुई अपनी फसल लेकर साथ आए थे। कांग्रेस ने विधायक बनाया। 27 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। आपको यहाँ से दुआ करना भगवान। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र, किसान परेशान हैं और वाकई में जो नुकसान हुआ है उसके बाद मुआवजे का इंतजार हो रहा है। इसी को लेकर किसान उतरे थे सड़क पर, क्या कोई आश्वासन मिल पाया?
देखिए पुनीत, किसान मुआवजे का तो इंतजार कर रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सर्वे टीम खेतों में नहीं पहुंची। जब तक सर्वे नहीं होगा हर खेत का, तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली मांग तो यही है किसानों की कि जल्द से जल्द पूरे जिले के हर खेत में जो सर्वे टीम है, राजस्व टीम, वो सर्वे करने पहुंचे और जो नुकसान हुआ फसलों का उसको आकलन करके और मुआवजा के लिए आगे बात बढ़ाए। और इसीलिए जो किसान हैं ये खराब फसलें अपने हाथों में लेकर झाबुआ जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां से रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। और इनकी यही मांग, इनके साथ में कांग्रेस नेता लोग भी थे, कांतिलाल भूरिया जो झाबुआ विधायक हैं, थानला पेटलाद के विधायक हैं, इन सभी ने यही कहा कि जल्द से जल्द झाबुआ जिले के हर खेत का सर्वे करवा कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर किसानों की बात नहीं, जो आवाज है उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो जो 5 विधायक हैं झाबुआ अलीराजपुर के कांग्रेस विधायक हैं, वो विधानसभा में धरने पर बैठेंगे झाबुआ जिले के किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पन्ना का छात्र यूपी में लापता हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले पर नाराजगी जताई है। 22 सितंबर तक बरामद को छात्र, ये कहा है नहीं तो सीबीआई जांच होगी। कोर्ट में पेश हुए वाराणसी के एसएसपी पुलिस कस्टडी से ये छात्र लापता हुआ था। बीएचयू का छात्र था, 6 महीने से लापता है। शिव, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सख्त टिप्पणी की है। साफ तौर पर समय अवधि तय कर दी गई है। कह दिया गया है कि 6 महीने से लापता है और उसे जल्द से जल्द खोजा जाए, नहीं तो फिर सीबीआई जांच होगी। 22 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। पन्ना का छात्र यूपी में लापता हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले पर नाराजगी जताई है। 22 सितंबर तक छात्र बरामद हो, नहीं तो सीबीआई जांच होगी। कोर्ट में वाराणसी के एसएसपी पेश हुए और पुलिस कस्टडी से ये छात्र जो है वो लापता हुआ था, जिसके बाद से अब इसकी तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जब कोर्ट ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त टिप्पणी दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि कब, कैसे, कहां ये छात्र चला गया? देखिए, अभी ये बात पुलिस नहीं बता पाई है। आज वाराणसी के एसएसपी भी पेश हुए थे और उन्होंने पर्सनल एफिडेविट भी हाई कोर्ट में दाखिल किया है, लेकिन कोर्ट उनके पर्सनल एफिडेविट से संतोषजनक नहीं माना कोर्ट ने उसको, और कोर्ट ने 22 सितंबर तक छात्र की बरामदगी अगर नहीं हुई तो कोर्ट ने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच भी कराएंगे। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। दरअसल बीएचयू का जो छात्र है उसको पुलिस ने थाने बुलाया था और उसके बाद वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। पिछले 6 महीने से पुलिस बीएचयू के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी का पता नहीं लगा पा रही है। वो मध्य प्रदेश के पन्ना का रहने वाला है और लंका थाने से पुलिस कस्टडी से यह गायब हुआ था। बीएससी सेकेंड ईयर का ये छात्र बताया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने 22 सितंबर तक की मोहलत दी है वाराणसी पुलिस की। अगर 22 सितंबर तक वो ये नहीं बताती है कि ये छात्र कहाँ है तो इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो समय सीमा तय कर दी गई है, डेडलाइन दे दी गई है और इस डेडलाइन में इस छात्र का पता लगाना बेहद अनिवार्य हो चुका है। और चलिए कुछ और खबरों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। ओवर टू यू पुनीत। दीपेश, धार से खबर बता दें। धार में चोरी इतनी भारी पड़ गई एक व्यक्ति को कि वो लिफ्ट में फंस गया, पवन चक्की की लिफ्ट में फंस गया और उसकी वजह से उसकी वहां पर मौत हो गई है। ये धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवन चक्की में ये फंसा हुआ था और दरअसल ये चोरी की नीयत से यहां पर घुस गया था और चोरी की नीयत से घुसने के दौरान ही यहां पर यह हादसे का शिकार हो गया और इस युवक की मौत हो गई है। ये जालोद गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये चोरी भारी पड़ गई इस शख्स को, चोर को। पवन चक्की की लिफ्ट में फंस गया, चोरी की नीयत से ये पवन चक्की में घुसा हुआ था और इसके बाद ये इस युवक की यहाँ पर मौत हो गई। ये फंसने की वजह से यह हादसे का शिकार हो गया। मौके की तस्वीर जालोद गांव, धार का जालोद गांव है जहां पर यह घटना घटी है।
एक तरफ प्रदेश में किसानों को मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानों की गाढ़ी मेहनत पर, गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। यह मामला रतलाम के प्रीतम नगर का मामला है, जहां पर कृषि साख सहकारी संस्था है, किसानों के अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए गए। जब किसान पासबुक में एंट्री कराने पहुंचे तो घोटाले का खुलासा हुआ। दंतोड़िया और प्रीतम नगर के दर्जनों किसान गबन के शिकार हुए। किसानों के अकाउंट से फर्जी तरीके से यूरिया भी निकाल लिया गया और किसानों को भनक तक नहीं है। किसानों की माने तो बगैर हस्ताक्षर के ही उनकी सारी रकम जून महीने में ही एक साथ निकाल ली गई। इसके साथ ही बिना परमिट के खाद से लेकर कुछ किसानों की मौत के बाद बीमे का पैसा भी बैंक कर्मियों ने निकाल लिया। मामले की जानकारी के बाद संस्था के जिम्मेदार अब जांच करने का रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। निजी अस्पताल कोरोना के इलाज को कमाई का जरिया नहीं बना सकते। जी हां, ये बड़ी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उस याचिका की सुनवाई के वक्त ये टिप्पणी की जिसमें शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल ने पैसे न चुकाने पर 80 साल के बुजुर्ग को पलंग से बांध दिया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस सुजय पॉल की युगल पीठ ने निजी अस्पतालों को लेकर टिप्पणी की। अदालत मित्र के सुझाव पर राज्य सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन बनाए जाने की मंशा रखता है। अदालत का मानना है कि पैसों के अभाव में कोई भी मरीज इलाज से वंचित न हो और सरकार इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करे। इस पूरे मामले में अधिवक्ता नमन नागरथ अदालत मित्र के रूप में अपने सुझाव दे रहे हैं। पूरे मामले पर अगली सुनवाई आने वाले सोमवार को तय की गई। और चलिए आगर मालवा की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं और इसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानियां भी पेश आ रही हैं। आगर मालवा का यह पूरा मामला है। कोरोना वार्ड की बदतर व्यवस्थाएं यहां पर सामने आई हैं और दूसरी तरफ अगर इंदौर की बात की जाए तो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटे में 2997 की जांच में 2720 सैंपल निगेटिव निकले, वहीं 259 पॉजिटिव मरीज सामने आए। मेडिकल बुलेटिन में 4 और मौतों के साथ अब मरने वालों का कुल आंकड़ा 406 हो गया। आज 104 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद अब तक 9497 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,752 पहुंच चुकी है। वहीं शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,849 हो चुकी है। और इसी के साथ खबरों का सफर यहीं तक। दीपेश मेरे सहयोगी ब्रेकिंग स्टूडियो से मौजूद थे। दीपेश, आपका भी शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।